सब्जेक्ट को उठा लें, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि उसका बेसिक जो होता है उसे सीखने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी प्रकार हम हिंदी में भी सबसे पहले हिंदी का बेसिक समझेंगे, उसे जानेंगे और बहुत ही इजी फॉर्म में हम इसे समझेंगे, जिससे कि आपको दोबारा हिंदी को ना पढ़ना पड़े। और जब भी आप हिंदी के आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो ये टॉपिक जो है वो आपके बेस का काम करेगा। आगे आप जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे वो सभी में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की जो हमारी क्लास है वह क्लास है हिंदी की। हिंदी और हिंदी में हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण को समझेंगे, उसके पश्चात हम हिंदी साहित्य की भी बात करेंगे, लिटरेचर को भी देखेंगे, बट पहले हम ग्रामर को कवर करेंगे। ग्रामर का एक एक टॉपिक जो आपको बहुत ही इजी फॉर्म में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो है हमारा हिंदी वर्णमाला का। किसका है? हिंदी वर्णमाला। तो इसी के साथ में हम हमारी स्लाइड को चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका हिंदी वर्णमाला, वो भी आपकी भाषा में, जिसे आपको समझना और समझाना बहुत ही आसान होगा। इस भाषा को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्णमाला की परिभाषा। सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्णमाला की परिभाषा। तो देखते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसको वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है तो फिर वर्ण क्या है? तो आपकी जो ध्वनि होती है उसी का लिखित रूप वर्ण होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वह 52 यानी कि 52 है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो आगे देखते हैं, यह है आपकी वर्णमाला और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका स्वर और नंबर 2 है आपका व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को विस्तार से समझते हैं, स्वर को समझते हैं। तो स्वर की परिभाषा है, स्वर की परिभाषा या पहचान है, स्वर की पहचान है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी है? इनसे अक्सर करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि स्वर की परिभाषा क्या है और साथ ही में स्वर कितने होते हैं। यहीं पर बात करते हैं। आपको हमने बताया कि स्वर की संख्या कितनी है? 11 है, लेकिन कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग इसमें 2 प्लस कर दिया जाता है, तो आपकी स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13। कैसे? क्योंकि इसमें प्लस अंग और आहा को ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 13, क्योंकि इसमें अंग और आहा, जिसे आप अयोगवाह के नाम से जानते हैं, वह भी ऐड कर दिया गया है। अब आपसे अगर
क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 11। और अब बात करते हैं मात्रा एवं काल के आधार पर स्वरों का विभाजन या स्वरों का भेद। उससे पहले हम समझेंगे कि स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं। तो स्वर की मात्राओं की संख्या, आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 10। कौन से होती हैं देखते हैं। जो आपका अ है, जिसे आप छोटा आ भी बोलते हैं, तो जो आपका अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी के सभी की मात्राएं होती हैं। जैसे कि समझते हैं, जो बड़ा आ होता है उसकी आ, ई, ऊ, और यहाँ पर आपकी एक मिसिंग है, वो है री। ठीक है, री, फिर ए, ऐ, ओ, औ। तो आपकी कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो गई? 10। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और अगर पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 13 होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मात्राओं की, स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 10। उसके बाद हम बात करेंगे मात्रा एवं समय यानी कि काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है आपका ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है आपका दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर अगर बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर को गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक करके इनको समझेंगे, एक एक करके इनको समझते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं, ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर की सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या बताती है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? जिन स्वरों का, हमने आपको क्या बताया, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? इनकी संख्या 4 है। कौन से हैं? तो अ, ई, उ और री, ये आपके 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तत्पश्चात हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर परिभाषा है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, उन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 7 क्या है? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। उसके बाद हम बात करेंगे रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो नंबर 1, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका मूल स्वर और नंबर 2 है आपका संधि स्वर। तो सबसे पहले हम नंबर 1 मूल स्वर को समझते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण ये हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। किंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूल स्वरों की, तो मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर एवं लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन, जो 2 भागों में विभाजित है। तो हम बात कर रहे हैं मूल स्वर की परिभाषा की। जिन स्वरों की उत्पत्ति अन्य स्वर की सहायता के बिना होती है, यानी कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी अन्य सहायता, बिना अन्य शब्द या वर्ड की सहायता से होती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, ये चारों आपके मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या इन्हीं को आप लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे संधि स्वर की। तो संधि स्वर को समझते हैं। संधि स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति
मूल स्वर की सहायता से होती है। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों की सहायता से होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर 1 है आपका दीर्घ स्वर और नंबर 2 है आपका संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर को समझेंगे। अ धन अ बराबर आ, ई धन ए बराबर ई, ऊ धन उ बराबर ऊ। तो इस प्रकार दीर्घ स्वरों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इस प्रकार आपने समझा कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। तो संयुक्त स्वर, संयुक्त जैसा कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि वे वर्ण जिन्हें एक से अधिक स्वरों की सहायता से बनाया जाता है, जिनकी उत्पत्ति एक से अधिक स्वरों से मिलकर होती है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि अ धन ए बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर आओ। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 संयुक्त स्वर आपके होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं और 3 दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम बात करेंगे जिसकी वह है ओष्ण के आधार पर स्वरों का विभाजन, या ओष्ण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वह समझने का प्रयत्न करेंगे, वह समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हेडिंग है हमारी ओष्ण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है आपका वृत्ताकार और नंबर 2 है आपका अवृत्ताकार। सबसे पहले हम वृत्ताकार की परिभाषा को समझते हैं। नंबर 1 वृत्ताकार की परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ऊ, ओ, औ और ओ। ये जो वर्ड है ओ, इसको आप ऑफिस, कॉफी, डॉक्टर जैसे शब्दों का निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। तत्पश्चात हम बात करेंगे अवृत्ताकार स्वर की, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर की संख्या दी जाती है। जैसे अ, आ, ई, रे, ए, ऐ, ये आपके क्या हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं। अब हम बात करेंगे जीभा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो जीभा के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन प्रकार किया गया है, 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 है आपका अग्रस्वर, नंबर 2 है आपका मध्य स्वर और नंबर 3 है आपका पश्च स्वर। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का अगला भाग सक्रिय रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभा का अगला भाग सक्रिय रहता है, उन्हें अग्रस्वर के नाम से जानते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ और री, ये आपके क्या हैं? अग्रस्वर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य स्वर की। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभा का मध्यम भाग सक्रिय रहता है, उन्हें मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे अ का उच्चारण करते समय हमारी जीभा का जो मध्यम भाग है वह अधिक सक्रिय रहता है, इसी के कारण इसे मध्य स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर की परिभाषा या पहचान कुछ इस प्रकार है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ, उ, ओ, आओ, ये आपके क्या हैं? पश्च स्वर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन एवं इनकी परिभाषा को समझेंगे छब्बीस साल पहले मेरी घड़ी में 10:03 हुए थे जब मैंने पहली बार अनुपमा को देखा था। अरे तब तो मैं भी उसे नहीं जानता था। तू उसे कभी जान नहीं पाया, मैं कभी उसे भूल नहीं पाया। 26 साल दूर रहे फिर भी भूल नहीं पाया। कैसे? क्योंकि आई लव अनुपमा। क्या कर तुम? अनुपमा इस गुरुवार और शुक्रवार रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। न्यू निविया नेचुरली गुड में ना काफी चीजों की कमी है, हानिकारक केमिकल्स की और प्लास्टिक की, क्योंकि इसमें है 98% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स मेरी हेल्दी ब्यूटीफुल त्वचा के लिए और इको फ्रेंडली पैकेजिंग नेचर के लिए, मतलब गुड फॉर नेचर एंड ग्रेट फॉर स्किन। न्यू निविया नेचुरली गुड, ऑल्सो अवेलेबल निविया नेचुरली गुड रोल ऑन्स। इनकी परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर 1 है आपका निर्नुनासिक, नंबर 2 है आपका अनुनासिक। तो सबसे पहले निर्नुनासिक स्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवे नासिक विवरण को बंद कर देता है, जिससे हवा सीधी मुख के बाहर निकलती है। उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ए, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या है? निर्नुनासिक स्वर हैं। उसके बाद हम समझेंगे अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच में ही अटक जाता है, जिससे आधी हवा मुख व आधी हवा नाक से निकलती है। उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु को विराजमान कर देते हैं, या फिर किसी भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु विराजमान हो जाने पर जो स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अयोगवाह की। तो अयोगवाह को समझते हैं। अयोगवाह की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद इसके कितने भाग होते हैं, इसे एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे अयोगवाह की। तो जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं और इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका अनुस्वर और नंबर 2 है आपका विसर्ग। तो नंबर 1 है आपका अनुस्वर और नंबर 2 है आपका विसर्ग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वर की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वार से बाहर निकलती है, उसे अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर से पहले आ का स्वर निकलता है और बाद में य, र, ल, व, स, ह जैसे वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में है आपका सहयोग लिखा है, तो आप इससे स्पष्ट है कि यह पहले आ और उसके बाद य, र, ल, व और स और ह का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे विसर्ग की। तो विसर्ग का उच्चारण करते समय ध्वनि जो होती है वो ह की ध्वनि निकलती है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, यह क्या है? आपके विसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान।
क्या क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, उसको समझते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको उच्चारण स्थान दिया गया है। तो नंबर 1 हम देखते हैं आ एवं विसर्ग को कंठ से, ब ए को तालु से एवं रे को मूर्धन्य से और ओ को ओष्ठ एवं ए को कंठ तालु, व को दंतोष्ठ, ह को स्वर यंत्र एवं अंग को नासिक, औ को कंठोष्ठ के द्वारा उच्चारित किया जाता है। अब हम बात करेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, जो 4 प्रकार किया गया है, 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 देखते हैं समृद्ध स्वर। नंबर 1 है आपका समृद्ध स्वर, नंबर 2 है अर्ध समृद्ध स्वर और नंबर 3 पर विपृत स्वर एवं नंबर 4 पर आपका अर्ध विपृत स्वर आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समृद्ध स्वर को। समृद्ध स्वर का अर्थ क्या है? समृद्ध का अर्थ है बंद। तो इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, क्योंकि जिस वर्णमाला को हम पढ़ रहे हैं वह है आपकी देवनागरी लिपि। जिस लिपि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वह है आपकी देवनागरी लिपि, जिसे वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक विज्ञान से ही बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि वह अगर आपको कोई भी परिभाषा, कोई भी थ्योरी देता है तो उसके साथ में एक प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं। जो उसकी थ्योरी में होगा वही उसी प्रकार आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम इसका प्रयोग करके देखते हैं कि ए ओ। जैसा कि आपने देखा कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे जीभा का भाग है वह अधिक ऊंचाई के साथ उठता है। उसी प्रकार अब हम समझेंगे अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभा समृद्ध स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए और ओ। अब हम बात करेंगे विपृत की। तो विपृत स्वर को समझते हैं। विपृत स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण रूप से खुल जाता है, उसे विपृत स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलते समय मुख जो होता है वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से खुल जाता है। अब बात करेंगे नंबर 4 पर अर्ध विपृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विपृत स्वरों से कम खुलता है उसे अर्ध विपृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, औ, अ और ओ, ये आपके क्या हैं? अर्ध विपृत स्वर हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। यहाँ तक हमने स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर अभी तक हमने किसके बारे में चर्चा की थी? जिसके बारे में चर्चा की थी वह थे हमारे स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया गया है यह देखेंगे। तो व्यंजन की परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा है वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे क, ख, ग, घ आदि, ये क्या हैं? आपके व्यंजन हैं।
किंतु अगर हम बात करें व्यंजन वर्ण की, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, क्या यही व्यंजन वर्ण हैं? जी नहीं, आंसर होगा नहीं, क्योंकि व्यंजन वर्ण में हल लगा होता है, तब उनको व्यंजन वर्ण कहा जा सकता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वह व्यंजन जिसमें हलंत लगा होगा, वह क्या होगा? आपका व्यंजन वर्ण होगा। अब हम बात करते हैं स्पर्श के आधार पर व्यंजन का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो स्पर्श के आधार पर 5 भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है। इनकी संख्या 25 यानी कि 25 है। क से म तक के वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं क वर्ग। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों व भागों में स्पर्शी व्यंजन को विभाजित किया गया है और साथ ही में उच्चारण स्थान भी दिया गया है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपका ये जो वर्ग है, इसको क, च, ट, त, प वर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो इनके पहले अक्षर वर्ण के नाम से ही नाम दिया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो समझते हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, छ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन। क वर्ग को कंठ के द्वारा, व च वर्ग को तालु एवं ट वर्ग को मूर्धा तथा त वर्ग को दंत एवं प वर्ग को ओष्ण के आधार पर उच्चारित या इनका उच्चारण इसी प्रकार किया जाता है। उसके बाद हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व। ये आपके 4 क्या अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तत्पश्चात हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। स, स, ह। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। और अंत में हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे छ, क, धन, श से मिलकर क्या बना है आपका? छ। त्र की बात करें तो त, धन, र, इनसे मिलकर क्या बना है आपका? त्र। अब बात करते हैं ज्ञ की, तो ज, धन, व से मिलकर बना है आपका ज्ञ। लास्ट में श्र की बात करते हैं तो स, धन, र से मिलकर आपका बना है श्र। इसके बाद हम बात करेंगे कंपन के आधार पर व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार हुआ है। तो हम यह देखते हैं कि कंपन के आधार पर व्यंजनों का विभाजन 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 है आपका घोष या उसी को सघोष भी कहते हैं, और साथ में नंबर 2 है आपका अघोष। एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सघोष यानी कि घोष को। घोष का अर्थ गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? घोष या सघोष दोनों एक ही बात है, और घोष का जो अर्थ होगा उसका मतलब होगा गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क,
च ट त प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग एवं सभी स्वर और य र ल व ह घोष वर्ण होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं? घोष वर्ण। और अगर बात करेंगे अघोष की, तो अघोष की परिभाषा या पहचान है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज नहीं होती, गूंज उत्पन्न नहीं होती, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क च ट त प वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो देखते हैं, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका अल्प प्राण एवं नंबर 2 है आपका महाप्राण। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण के बारे में बात करेंगे। अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क च ट त प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण सभी स्वर तथा य र ल व यानी कि अंतस्थ व्यंजन। इसी के बाद हम बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क च ट त प, क च ट त, यहाँ पर त वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आदि वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 है आपका स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। उच्चारण के आधार पर फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, कहती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। ये आपके क्या हैं? सभी स्पर्शी व्यंजन हैं जिनकी संख्या हमने 25 बताई थी। इन्हें 5 भागों में या 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ये आपके क्या थे? स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद हम बात करेंगे संघर्षी व्यंजन की। संघर्षी व्यंजन की परिभाषा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव इतने पास आ जाएं कि जिससे हवा का मार्ग सकरा हो जाता है, उसे हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स स स ह। ये आपके क्या हैं? 4। ये चारों आपके संघर्षी व्यंजन हैं और इन्हीं को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। साथ ही में हम बात करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन की। तो इसकी परिभाषा है जिन व्यंजनों का स्पर्श करते समय अधिक समय लगता है और
अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज और झ, ये आपके क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद हम नंबर 4 पर बात करेंगे, वह है हमारे नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन की परिभाषा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है उसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़, व, ण, न और म, ये आपके क्या है सभी, ये आपके सभी नासिक्य व्यंजन हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 पर। नंबर 5 पर हम देखेंगे पार्श्विक व्यंजन को। पार्श्विक व्यंजन को और इसकी परिभाषा को समझने का प्रयत्न करते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करे और हवा पार्श्व के आधार पर निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, ल आपका पार्श्विक व्यंजन में आता है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 पर लुंठित एवं प्रकंपित व्यंजनों की। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभा का 2-3 बार, हमारी जीभा को 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, र क्या है आपका लुंठित एवं प्रकंपित व्यंजन की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे उच्छिप्त व्यंजन की। उच्छिप्त व्यंजन को समझेंगे। उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ है फेंका हुआ। उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ है फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभा झटके से नीचे की ओर गिरती है, जीभा झटके से नीचे की ओर गिरती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर या अर्ध स्वर व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता उन्हें संघर्षहीन व अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वरों की भांति बोले जाते हैं उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे या और हुआ, ये आपके क्या हैं, दोनों संघर्षहीन या अर्ध स्वर व्यंजन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे द्वित वर्ण की। द्वित वर्ण क्या है? जो वर्ण 2 वर्णों से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं उसे द्वित वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा, जच्चा, दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता आदि, यह सभी आपके द्वित वर्णों में सम्मिलित हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2 वर्ण हैं किंतु वह दोनों ही समान हैं। तो 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें द्वित वर्ण कहते हैं। अंत में हम बात करेंगे अरबी एवं फारसी वर्ण की। तो जो आपके वर्ण होते हैं उनमें जब बिंदु, अंत में जब बिंदु विराजमान हो जाता है तो उन्हें आप अरबी या फारसी भाषा के वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग और घ। आज की क्लास गाइस यहीं तक थी। यहीं पर हम आज की क्लास को विराम देंगे। कल फिर से लेकर आएंगे एक नया सेशन। अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला का थ्योरी या हिंदी वर्णमाला को, स्वर एवं व्यंजनों को समझा है। अब हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसी के साथ में हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। This screen is bigger than my face. And you know what? It's also water resistant. Where is the camera? Oh, it's hidden. That's so cool, yeah. Go on, unfold your world.